सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए, एकदम ऑनेस्ट जवाब दीजिए। जब भी आप रॉ एजेंट सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सलमान खान, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ का वो बुरखा वाला सीन, शाहरुख खान की वो स्टाइलिश एंट्री, या फिर रणवीर सिंह का लेटेस्ट धुरंधर वाला अवतार जिसमें वो एक ही हाथ से पाकिस्तान के पूरे एक मोहल्ले को धुआं कर देता है? बिल्कुल यही आता होगा, और यहीं पर असली प्रॉब्लम है, क्योंकि असली रॉ का एक एक्चुअल एजेंट आज इस वक्त शायद एक बोरिंग गवर्नमेंट ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हुआ होगा, एक्सेल शीट्स भर रहा होगा और रिपोर्ट्स लिख रहा होगा जो शायद कभी आगे जाके पब्लिक भी नहीं हो। उसके पास ना एस्टन मार्टिन है, ना कोई साइलेंस पिस्टल है, ना ही लाइसेंस टू किल वाली वो लाल डायरी, लेकिन उसके पास है एक फॉर्ज्ड पासपोर्ट, एक झूठ में लटी पटी जिंदगी और एक देश जो ऑफिशियली शायद उसे जानता भी नहीं। आज हम करते हैं बॉलीवुड के झूठ का फुल पोस्टमार्टम और उसके साथ इंडिया की असली इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट से लेकर ऑपरेशंस तक और ऑपरेशंस के बाद की जिंदगी तक, सब कुछ। प्लस हम स्पेसिफिकली देखेंगे कैसे धुरंधर कितना सच था और सिर्फ कितना मसाला था, ताकि जब आने वाले टाइम में आप धुरंधर 2 देखने जाए तो थोड़ी असलियत और थोड़ी सद्बुद्धि के साथ जाए कि असल जिंदगी में और रियल जिंदगी में कितना अंतर होता है और कितनी मुश्किल होती है असल में स्पाइस की जिंदगी, रॉ एजेंट्स की जिंदगी, इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जिंदगी। क्योंकि भाई ये दुनिया असली है और असली होना बॉलीवुड से काफी ज्यादा क्रीपी होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1962 में। चाइना ने इंडिया को बॉर्डर पे इतनी बड़ी टक्कर दी कि इंडियंस, भारतीय शौक रह गए। फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग हुई, इंडिया जीत गया, लेकिन इंटेलिजेंस के लेवल पर एक फेलियर था। इंडिया को पहले से कुछ नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। दोनों जंगों के बाद एक चीज क्लियर थी कि इंडिया के पास प्रॉपर फॉरेन इंटेलिजेंस नहीं थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी सिर्फ अंदर की बातें देखती थी, बाहर क्या हो रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ब्रिलियंट आईबी ऑफिसर को कॉल किया। उनका नाम था रामेश्वर नाथ काओ। 21 सितंबर 1968 रॉ का जन्म हुआ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सिर्फ 250 एम्प्लॉइज के साथ, सिर्फ $20 मिलियन का बजट और एक मिशन, इंडिया के बाहर की दुनिया पर नजर है। काओ को बाद में दुनिया के टॉप स्पाई मास्टर्स में काउंट किया जाने लगा। उन्होंने अपनी काओ बॉयज की टीम को बिल्ड किया उन खिलाड़ियों से जो आईबी, मिलिट्री और सिविल सर्विसेज से सिलेक्ट होकर आए थे। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, रॉ को पार्लियामेंट के सामने जवाब नहीं देना पड़ता था। ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर काम करते थे। इनका कोई रिटन स्टैट्यूट नहीं था, कोई फॉर्मल लॉ नहीं था। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने थे और आज भी उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। मतलब ये इंडिया की सबसे पावरफुल और सबसे अनअकाउंटेबल एजेंसी है। अब वहीं थोड़े से फिल्मी अंदाज में आते हैं। एक था टाइगर में सलमान खान एक रोग एजेंट बन जाता है, अपनी मर्जी से ऑपरेशंस करता है, लव स्टोरी में इंडल्ज होता है और एजेंसी से भाग जाता है, कोई उसे रोकता नहीं। रियल में रॉ में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कोई ऑफिसर अपना एक 1 मैन आर्मी बन जाए। ऑपरेशंस प्लानिंग लेवल्स पे अप्रूव होती हैं, कोई अकेला हीरो नहीं बन सकता है असलियत में। अब आप सोच रहे हो कि रॉ में जाते कैसे हैं, तो बात करते हैं रिक्रूटमेंट कैसे होती है। और यहाँ मैं गारंटी देता हूँ आपकी पूरी फिल्मी जो इमेजिनेशन है टूट जाएगी। जो आपने पिक्चरों में देखा हुआ उसके पूरा विपरीत है। सबसे पहली बात, रॉ का कोई पब्लिक एग्जाम नहीं होता, कोई ओपन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होती, कोई रॉ एजेंट वैकेंसी 2025-26 नहीं आती है, तो डायरेक्टली अप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कॉमन पब्लिक के लिए। तो फिर जाते कैसे है रॉ में? रॉ के 3 मेन रास्ते हैं। पहला, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी क्रैक करिए, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस में जाइए, कुछ सालों में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाइए। अगर आप टॉप परफॉर्मर्स में हैं और आपकी प्रोफाइल फिट करती है, रॉ खुद आपको नोटिस करेगा। ये एक टैप ऑन शोल्डर मूवमेंट होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, अचानक से बस कहीं से भी भाग्य खुल सकते हैं आपको। दूसरा ये कि मिलिट्री से डेप्यूटेशन, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के एक्सीलेंट ऑफिसर्स जिन्हें इंटेलिजेंस या रिकॉनेसांस में एक्सपीरियंस हो, उन्हें रॉ सजेस्ट किया जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट से डायरेक्ट डेप्यूटेशन होती है। तीसरा, लैटरल रिक्रूटमेंट, ये बहुत रेयर है लेकिन होता है। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास लिंग्विस्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट है, मैंडरिन, पश्तो, फारसी, अरबिक, तो रॉ गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू स्पेशलिस्ट हायरिंग भी करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि रॉ एजेंट्स पब्लिकली अपनी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। उनके ऑफिशियल डेजिग्नेशंस बहुत अलग होते हैं। कोई अपना नाम का नेम प्लेट नहीं होता, कोई रॉ ऑफिसर की आईडी कार्ड नहीं होती। करियर में भी अगर कोई पूछे तो वो कुछ और बताते हैं, कुछ मन गढ़ंत। ट्रेनिंग की बात करें तो एक फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू। जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें 1 साल की इंटर्नशिप मिलती है। सक्सेसफुल इंडक्शन के बाद बेसिक ट्रेनिंग गुड़गांव के एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में, फील्ड ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून में, कमांडोज और एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, कुछ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू में भी एनालिटिकल ट्रेनिंग मिलती है उन्हें। और ये ट्रेनिंग्स काफी साल चलती हैं। टोटल ट्रेनिंग पीरियड 4 से भी ज्यादा सालों का हो सकता है बिफोर एन ऑफिसर इज ट्रूली ऑपरेशनल। रॉ में भर्ती
सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर वहीं आपने देखा होगा कि धुरंधर में कैसे रणवीर सिंह एक सीन में कराची के एक गैंग के बीच छुपा हुआ है, वहां एक डांस में पार्टिसिपेट करता है, 2 महीने बाद एक एनकाउंटर में 12 लोगों को ठिकाने लगा देता है और फिर 10 मिनट बाद एक एन्क्रिप्टेड मैसेज सेंड करता है, एक ही दोपहर में वो भी सब कुछ। 3 अलग पैरेलल ऑपरेशंस। असलियत में एक अंडरकवर ऑपरेशन, एक रोल में स्टे करना एक डीपली एग्जॉस्टिंग और मेंटली ड्रेनिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। एजेंट्स महीनों सालों तक एक ही फिक्शन यानी कवर आइडेंटिटी में रहते हैं। वो रोज फोन से सीक्रेट कोड्स नहीं भेजते भाई। एक छोटी सी गलती, एक वर्ड अलग, एक शब्द अलग, लाइफ खत्म हो सकती है उनकी वहीं पे उसी वक्त। कितना डेंजरस होता है। अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ, एक असली धुरंधर की। एक था टाइगर से और किसी भी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा सिनेमैटिक कहानी। और क्योंकि ये असल कहानी है, रियल है, इसका एंड बॉलीवुड वाला फिल्मी एंड नहीं होगा। श्री गंगानगर राजस्थान, एक बॉर्डर टाउन। 11 अप्रैल 1952 रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। वो एक थिएटर एंथुसियास्ट थे, कॉलेज में मोनो एक्ट करते थे। पेट्रियोटिक प्लेज, इंटेंस कैरेक्टर्स एक परफॉर्मेंस में। उसने एक इंडियन ऑफिसर का रोल किया जो एनिमी टॉर्चर के सामने भी नहीं टूटता है। रॉ के स्काउट्स उसी दिन उसी ऑडिटोरियम में मौजूद थे। उन्होंने उसे देखा, उन्हें वो मिला जो वो ढूंढ रहे थे, करिश्मा, कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज स्किल्स और एक एक्टर की सोल जो किसी भी स्किन में ढल सकती थी। 1973 21 साल की उम्र में रविंद्र को रिक्रूट किया गया। 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग, उर्दू में मास्टरी, इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस सीखना, कुरानिक वर्सेस, नमाज, रोजा, पाकिस्तानी कस्टम्स, हिस्ट्री, सोशल नॉर्म्स में कंप्लीट इमर्जन। एक नया नाम, नबी अहमद शकीर, इस्लामाबाद का रहने वाला कागज पे। 1975 में यही 21 साल का लड़का 23 साल का हुआ और पाकिस्तान में घुस गया। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, LLB की डिग्री कंप्लीट। फिर पाकिस्तानी आर्मी में अप्लाई किया, ज्वाइन भी किया, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क बना और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट वहां जीतने लगा। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने इंडिया को इंफॉर्मेशन दी जो सिर्फ एक मेजर इन एनिमीज आर्मी ही दे सकता था। ट्रूप मूवमेंट्स, ऑफिसर पोस्टिंग्स, वॉर मटेरियल के ट्रेन रूट, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, हर कुछ, सारी इंटरनल जानकारियां। इंदिरा गांधी ने पर्सनली उन्हें टाइटल दिया था द ब्लैक टाइगर का। लेकिन वो इंडिया नहीं आ सकता था। वो एक पाकिस्तानी वाइफ का पति था, एक पाकिस्तानी बच्चे का बाप था। उसके आइडेंटिटी के लेयर्स इतने गहरे थे कि उसको कभी कभी खुद को भी याद करना पड़ता था कि वो असल में कौन है। और फिर आता है सितंबर 1983। रॉ ने एक गलती कर दी। एक नया कम एक्सपीरियंस्ड एजेंट इनियत मसीह को रविंद्र से कांटेक्ट करने भेजा। मसीह कैप्चर हो गया। ISI ने उसे बहुत इंटरोगेट किया और मसीह ने उस अंडर इंटेंस टॉर्चर रविंद्र का नाम ले लिया और ब्लैक टाइगर यहीं पे पकड़ा गया। कोर्ट मार्शल हुआ, डेथ सेंटेंस हुई, बाद में कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 16 साल पाकिस्तानी जेल में, सियालकोट से मियानवाली से मुल्तान तक। ये थी हमारे ब्लैक टाइगर की जिंदगी। इंडिया ने ऑफिशियली उसे कभी एक्नॉलेज नहीं किया। रॉ ने उसे डिसोन कर दिया। फैमिली ने लेटर्स लिखे, गवर्नमेंट ने आंसर्स तक नहीं दिए। एक मोनोटोन फॉरेन मिनिस्ट्री रिप्लाई आता था बस। उसका केस पाकिस्तान के साथ उठाया गया है। फिर 21 नवंबर 2001 सेंट्रल जेल मियानवाली, रविंद्र कौशिक, ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज। कोई मिलिट्री फ्यूनरल नहीं, कोई ऑफिशियल ट्रिब्यूट नहीं, कोई मेडल सेरेमनी नहीं। सिर्फ एक फैमिली राजस्थान में जिसने अपना बेटा खोया था और एक देश जिसने कभी ऑफिशियली माना ही नहीं था कि ही एग्जिस्टेड। यस, लेट दैट सिंक इन। अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियों के बाद भी किसी को नहीं पता। और आप पूछिए अपने आप से, बॉलीवुड एजेंट ऐसे होते हैं क्या? क्या सलमान खान को एक था टाइगर में पाकिस्तान की जेल में छोड़ दिया गया? नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में हीरोज वापस आते, रियलिटी में कभी वापस आना होता और कभी नहीं। अब बात करते हैं कि रॉ ऑपरेशंस एक्चुअली कैसे काम करते हैं और इस सेक्शन में हम कुछ लेजेंडरी रियल ऑपरेशंस कवर करेंगे जो बॉलीवुड की किसी स्क्रिप्ट से कम ड्रामेटिक नहीं है। ऑपरेशन नंबर 1 बांग्लादेश 1971, रॉ का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट उठ रहा था। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च की। मास क्रैकडाउन, नियरली 1 करोड़ रेफ्यूजीज इंडिया आ गए थे भाग। रॉ के RM काओ की लीडरशिप में एक इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस ऑपरेशन बिल्ड किया गया। मुक्ति वाहिनी, जिसे बंगाली में हम मुक्ति वाहिनी भी कहते हैं, बांग्लादेशी गेरिला रेजिस्टेंस को ट्रेनिंग दी, एम्युनिशन दिया, रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा। पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप मूवमेंट्स, रेडियो ट्रांसमिशन, सप्लाई रूट्स सब मॉनिटर किए जाने लगे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कोऑर्डिनेट किया जाने लगा। और रिजल्ट क्या था? 13 दिनों में पाकिस्तान स्प्लिट हो गया, बट गया, बांग्लादेश बन गया। मॉडर्न हिस्ट्री की फास्टेस्ट मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक माना जाता है इनको। कई हिस्टोरियंस काओ को आर्किटेक्ट ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। एक स्पाई ने एक कंट्री बनाने में जो रोल प्ले किया, भाई फिल्म बना हुआ इस पर। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में हैं भी इस प्लॉट पर। ऑपरेशन नंबर 2 ऑपरेशन कहूटा,
बार्बर शॉप में मिलता है न्यूक्लियर सीक्रेट। पाकिस्तान के कहूटा रिसर्च लैबोरेटरीज जहां AQ खान की 3 न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही थी, रॉ ने इन्फिल्ट्रेट किया। कैसे? फैसिलिटी के पास के बार्बर शॉप से हेयर सैंपल्स कलेक्ट किए, उन्हें एनालाइज किया और कंफर्म किया कि पाकिस्तान यूरेनियम वेपन्स ग्रेड तक एनरिच कर सकता है। पूरी दुनिया में CIA भी नहीं जानता था। रॉ ने सबसे पहले डिस्कवर किया इस चीज को। रॉ के एजेंट्स फैक्ट्री के अंदर घुसे, इनसाइडर्स रिक्रूट किए और 1977-78 तक एक एजेंट ने $10,000 में कहूटा का कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफर कर दिया था इंडिया के रॉ के एजेंट्स। रॉ को सिर्फ PM की अप्रूवल चाहिए थी अब इस वक्त, लेकिन PM थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो रॉ से नफरत किया करते थे। रिकॉर्ड्स कहते हैं, लोग कहते हैं, आर्काइव्स कहते हैं, जिन्होंने रॉ का बजट 2/3 कट भी किया था, जिसने RN काओ को रिजाइन करवाया था, जिसने एक फोन कॉल पे जनरल जिया उल हक को बता दिया कि इंडिया को कहूटा के बारे में सब कुछ पता है। जिया ने इमीडिएट एक्शन लिया। रॉ के हर एक एजेंट और एसेट को कहूटा में या तो जेल कर दी गई या तो एलिमिनेट कर दी। एक PM का एक फोन कॉल इंडिया को परमानेंटली अंधेरे में डालने के लिए काफी था। सबसे छोटा और सबसे डिवास्टेटिंग इंटेलिजेंस फेलियर इन इंडियन हिस्ट्री, और वो फेलियर इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं, एक पॉलिटिशियन से हुआ। ये याद रखिए। अब एक नजर इस पे डालते हैं कि रॉ का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा दिखता है। रॉ की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जिसमें कि पूरी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो, लेकिन जो पब्लिकली अवेलेबल है और एक्सपर्ट्स ने डिस्कस करा है उससे थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा आपको समझाते हैं। रॉ के हेड को ऑफिशियली सेक्रेटरी रिसर्च कहते हैं। वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। करेंटली मिड 2025 तक ये पोजीशन पराग जैन के पास थी। रॉ के अंदर की डिविजन है। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सेक्शन जो फॉरेन सोर्सेज से डाटा गैदर करता है। टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस करता है। एविएशन रिसर्च सेंटर, रॉ का खुद का एरियल सर्विलेंस विंग जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जहां सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती है। रॉ, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, NTRO सब एक टेबल पे आते हैं। और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो कोवर्ट मिशंस प्लान और एग्जीक्यूट करता है। रॉ सिर्फ अकेले काम नहीं करता। कारगिल में इसरो की सैटेलाइट इमेजरी थी, DRDO के ड्रोन्स थे, IB की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस थी। ये एक मैसिव मल्टी एजेंसी मशीनरी है। कोई एक सुपर हीरो डिपार्टमेंट नहीं है इस पूरी कहानी। अब एक नजर थोड़ा बॉलीवुड पे डालते हैं। उड़ी दी सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक्चुअली रियलिस्टिक है कहीं कुछ हद तक। यामी गौतम का कैरेक्टर जो सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्विलेंस कोऑर्डिनेट करता है, ये जेन्युइन प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस फीड्स, NSA ब्रीफिंग्स, सब कुछ इस फिल्म में एक्यूरेटली दिखाया गया है। इसके लिए पूरी को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि हाँ, कुछ हद तक जस्टिफाई किया गया असली ऑपरेशन। और अब आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, आपको आने वाले समय के लिए धुरंधर 2 के लिए तैयार करने के लिए। धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, R माधवन, आदित्य धर का डायरेक्शन। 3 घंटे 34 मिनट। इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2025, 1350 करोड़ से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड। और भाई मैंने भी ये फिल्म देखी, हम सभी ने फिल्म देखी और इसके बारे में थोड़ी मिक्स फीलिंग्स है। तो हम ऑनेस्टली ब्रेक डाउन करते हैं, क्या सच था, क्या झूठ था और क्या बस सिनेमैटिक लाइसेंस था। असली वाली चीज है। सबसे पहले लयारी का बैकग्राउंड। धुरंधर में कराची के लयारी एरिया का जो डिपिक्शन है, गैंग्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लिंक्स, ये जेन्युइनली रिसर्च बैक्ड है। लयारी में रहमान डकैत, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर, ये लूजली रियल फिगर अब्दुल रहमान बलोच पे बेस्ड है, जो ये लयारी गैंग का एक की फिगर था। चौधरी असलम का कैरेक्टर, ये सिंध पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम खान पे बेस्ड था। अटैकर्स और ISI हैंडलर्स के बीच की कॉन्वर्सेशंस दिखती हैं, वो एक्चुअल इंटरसेप्टेड ट्रांसक्रिप्ट्स पे बेस्ड हैं। रॉ ने ये इंटरसेप्ट CIA को शेयर की थी और इवेंचुअली वर्ल्ड मीडिया को। ये एक पावरफुल और जेन्युइनली एक्यूरेट सीक्वेंस था, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो जेन्युइन नहीं थी, जो असली नहीं थी। सिंगल एजेंट सुपर हीरो सिंड्रोम। रणवीर अकेले सिर्फ एक ऑपरेशन में 3 गैंग्स न्यूट्रलाइज करता है। पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को डिफीट करता है और एक सिटी वाइड टेरर नेटवर्क डिसमेंटल करता है। असल में कोई भी ऑपरेशन इतना एजेंट सेंट्रिक नहीं होता। नेटवर्क्स होते हैं, टीम्स होती हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं। दूसरा ये कि स्पीड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस महीनों सालों में काम करते हैं। धुरंधर में इवेंट्स बहुत रैपिड फायर है, जो ड्रामेटिकली सैटिस्फाइंग है लेकिन रियलिस्टिक नहीं। तीसरा, द क्लीन किल। रियल रॉ फील्ड ऑपरेशंस में फिजिकल एलिमिनेशन अगर होती भी है वो क्लीन नहीं होती। आफ्टर मैथ होता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कवर स्टोरीज मैनेज करने पड़ते हैं। फिल्म में शूट मूव ऑन लाइफ ऐसी नहीं होती। लेकिन और अब इन सब के अलावा एक डार्क साइड भी है जो बॉलीवुड की फिल्में कभी नहीं दिखाती इंटेलिजेंस एजेंसीज की लाइफ के बारे में। धुरंधर में और ऑनेस्टली किसी भी बॉलीवुड स्पाई फिल्म में एक चीज नहीं दिखती। क्या होता है जब एक स्पाई पकड़ा जाता है? असली में रविंद्र कौशिक को याद करिए, 1983 में पकड़े गए। इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें एग्जिस्ट करने से भी मना कर दिया कि वो एग्जिस्ट भी करते, उनकी एग्जिस्टेंस भी है। उनकी फैमिली ने लेटर्स लिए, गवर्नमेंट ने जवाब
जवाब नहीं दिया। 16 साल पाकिस्तानी जेल में रहे वो, और 2001 में वो मर गए। कारगिल के टाइम में रॉ के 18 ऑफिसर्स ने एक्सेप्शनल काम किया क्लासिफाइड मिशंस में। पीएम वाजपेयी ने उन्हें क्लोज्ड रूम में मेडल्स भी दिए। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई न्यूज़पेपर में नाम नहीं, कोई सोशल मीडिया शाउट आउट नहीं। वो आए, मेडल्स लिए और वापस अपनी अनविजिबल दुनिया में चले गए। रॉ की हिस्ट्री को ऐसे ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। यही है असली रियल इंटेलिजेंस लाइफ। 2026-11 के बारे में एक पेनफुल फैक्ट ये भी है, रॉ ने 2 से 6 महीने SIGINT के थ्रू कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट किए थे, जिसमें मुंबई अटैक का हिंट था। इंटेलिजेंस थी लेकिन कोऑर्डिनेशन फेलियर था, कोई फॉलो अप एक्शन नहीं था। 166 लोग मारे गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज परफेक्ट नहीं होती, उनके फेलियर्स होते हैं, उनके एजेंट्स डाई फॉरगॉटन, और ये फेलियर्स कभी बॉलीवुड फिल्म में नहीं आते क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती। एक असली स्पाई की जिंदगी में कोई टाइटल कार्ड नहीं होता, मिशन अकम्प्लिश नहीं होता, कोई ड्रामेटिक स्कोर नहीं होता, कोई फाइनल किस नहीं, बस एक और फाइल, एक और कवर, एक और झूठ, एक और रात अकेले किसी और देश में किसी और नाम से। तो आज हम कहां पहुंच चुके हैं? पहली बात, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जेन्युइनली इंप्रेसिव है। बांग्लादेश बनाना, कहूटा डिस्कवर करना, कारगिल टेप इंटरसेप्ट करना, ये रियल अचीवमेंट्स है, बॉलीवुड से भी कई ज्यादा ड्रामेटिक। दूसरी बात कि बॉलीवुड ने रॉ को जो इमेज बना कर दी, एंटरटेनिंग है लेकिन डेंजरस भी। जब भी रियल इंटेलिजेंस वर्क को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, हम उन लोगों को मिनिमाइज करते हैं जो एक्चुअली ये काम करते हैं। रविंद्र कौशिक जैसा कोई जो पाकिस्तान की जेल में मरा, जिसने इंडिया में कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया, जिन्हें वो एक नंबर नहीं था, वो एक इंसान था। तीसरी बात कि धुरंधर एक एंटरटेनिंग फिल्म है, एक स्टेप फॉरवर्ड है बॉलीवुड स्पाई जॉनरा के लिए, लेकिन इसको रियलिटी या रिप्लेसमेंट मत समझिए। और चौथी बात कि एजेंसीज परफेक्ट नहीं होती, उनके फेलियर्स होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। मोरारजी देसाई जैसा एक फोन कॉल सब बर्बाद कर सकता है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सवाल है जो अभी भी इंडिया में इनकम्प्लीट। अगली बार जब आप कोई स्पाई फिल्म देखें, एक बार जरूर सोचिएगा इन लोगों ने एक्चुअली क्या किया होगा, और जो रियल में किया होगा क्या हम कभी जान भी पाएंगे? शायद नहीं। और यही इंटेलिजेंस का सबसे डिफिकल्ट सच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं और ऐसे फैक्ट बेस्ड रिसर्च बैक्ड वीडियोस आप तक आए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि धुरंधर के बारे में आपकी क्या राय है। पिक्चर में कितनी असलियत थी, कितना मसाला था, सब बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहे FBV। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट।